वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना होता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A to Z मैं आपको यहाँ अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। इन डेप्थ हम एक एक चीज़ अच्छे से, जैसे आपको पता है ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन में से क्या क्या चीज़ें कहाँ से क्या पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीजीटी, टीजीटी, क्लैट, है ना, यूपीएससी, पीसीएस के लिए भी, क्योंकि देखिए सभी का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो मतलब 90% एकदम सेम ही है। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन यही सारी चीज़ें इंग्लिश में आपसे पूछी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन चीज़ों के बारे में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंग्लिश में ये जो हम पूरा पैटर्न करने वाले, पूरा अच्छे से सीखने वाले, कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले 2 पेपर्स के लिए, अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इतना सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश में। अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं, किसके लिए, अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं तो भी ये मोर देन सफिशिएंट है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है। कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस क्या होता है मतलब क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। सिलेबस यही होता है, ये आपका पूरा अच्छे से सिलेबस है जो मैं आपको A to Z अच्छे से बताने वाला हूँ, कहाँ से क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। चलिए, ये है प्री और मेंस के लिए, सभी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो है। आप देखेंगे, देखिए जैसे कि आपको पता है, अगर आप प्री के लिए जा रहे हैं, प्री के अंदर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, और जिसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50 मार्क्स, क्लियर, जिसमें आपको वो 50 मार्क्स में से मतलब आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर मेंस की बात करें, अगर CGL SSC के लिए जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे 200 मार्क्स की आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। अब देखिए, इंग्लिश में एक अच्छे और मतलब एक एक्सीलेंट मार्क्स के बारे में बात करता हूँ मैं, इसको मैं कैटेगराइज में आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इधर देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर प्री में आपके 45 प्लस आते हैं, 50 में से 45 प्लस, तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में। पहली बात तो आप ये मान करके चलिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं, तो ठीक है, वो आ सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मेंस की बात करें, एक अच्छे मार्क्स की बात करें, तो अगर आपके 180 प्लस हैं मार्क्स, तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। आपको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर हम मैथ्स की बात करें, आपने देखा होगा, सुना होगा कि 50 आउट ऑफ 50 लाते हैं, है ना, 200 आउट ऑफ 200 लाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जनरली ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में अगर आप प्री के अंदर 55 प्लस, मतलब अगर 45 48 तक अगर ले आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ना। लेकिन मैं एवरेज बात करूं, अगर एवरेज आप ला रहे हैं 20 मार्क्स, 20 मार्क्स ला रहे हैं, 20 प्लस मार्क्स, तो ठीक है, एवरेज है ये, जो अभी फ्रेशर्स हैं और चीज़ें तैयारी में लगे हुए हैं अच्छे से, ठीक है। मेंस की तो रहने दो, उसकी तो बारे में मतलब बाद में बात करेंगे। अब हम चलते हैं कि ये तो आपको पता चल गया कितने मार्क्स आपको लाने हैं। अब इन मार्क्स के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ, वो 45 प्लस मार्क्स तक आपको दिला सकती है, लेकिन बशर्ते ये कि आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिए, और हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू। देखिए, ये जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ के लिए, और आगे हम चीज़ें बनाते रहेंगे। अब ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, याद रखना, कि अगर आपको लगता है इनमें से कोई चैप्टर आपके लिए बनाना है, तो आप बताइएगा कॉमेंट करके, मैं उसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ बताया हुआ था, इसके मतलब इंग्लिश में 3 पिलर्स होते हैं। इंग्लिश में 3 पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रामर पोर्शन, ग्रामर, एंड सेकंड वन इज वोकैबुलरी पोर्शन, थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंशन। तो आपने आई थिंक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आज आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, और थोड़ा सा बनी रही, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है, लेकिन आपको चीज़ें सीखने को बहुत मिलने वाली है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कुछ रूल्स पढ़ लिया, और उन्हें लगता है कि हमारा पेपर निकल जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, आपको ऑब्वियसली पता है। तो देखिए, ग्रामर के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे चीज़ें समझाने में। देखिए, आपको पता ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और ये सारे ऐसे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जो कि मतलब इन ग्रामर में आपको ये मतलब ये पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, ग्रामर के अंदर ये आप देख पा रहे होगे, तो लमशम 15 से 20 टॉपिक्स होते हैं जो आपको यहाँ अच्छे से कवर अप करने होते हैं, क्लियर। ये मैं एसएससी और ये जितने भी मैंने एग्जाम बताए थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको 15 से 20 टाइप मतलब टॉपिक्स को अच्छे से डीपली आपको पढ़ने की जरूरत होती है, ऊपर से नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया बस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। देखिए, ये अगर मैं इन पार्ट्स को अलग निकालूं, ये कितने हैं, 8, मतलब 8 टॉपिक्स हैं। तो ये आपका कंप्लीट करता है पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पता ही होगा, पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा।
तो पार्ट ऑफ स्पीच को कौन कौन से चैप्टर कवर करते हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस कुछ नहीं होते, बस मतलब कुछ साइंस होते हैं, पंक्चुएशंस का भी काम करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। बाकी कुछ एडवांस चैप्टर्स हो जाते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे एडवांस टेंसेस। अब ये एडवांस टेंस क्या है? देखिए टेंसेस आपने पढ़े हुए 12 टेंसेस होते हैं, सभी को याद होंगे, लेकिन ये एडवांस क्या है? एडवांस बहुत अलग चीज़ें होती हैं। इसका मतलब कुछ अब इंग्लिश में ऐसे रूल्स हैं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन उसका जनरल लाइफ में बहुत ही कम यूज़ होता है। क्लियर? तो ये एडवांस टेंसेस है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट है, क्वेश्चन टैग्स हैं, पैसिव वॉइस है, नरेशंस है जो आपने पढ़े होंगे। एक दो टॉपिक्स और रहते हैं, मतलब यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा है, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। नेक्स्ट वन इज जैसे आर्टिकल नहीं लिखे हैं, तो आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन के लिए। अब ये क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम ये है कि चलिए हमने ये पूरे 15 से 20 टॉपिक्स जो आई थिंक अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या मेरे पास से पढ़ रहे हैं और अगर हम डेली सिलेबस भी डालें 1-1.5 घंटे का, तो आप ये कह सकते हैं ग्रामर के अंदर आपको 2 महीने तो लगने ही वाले हैं। कितने? 2 मंथ्स तो लगने ही लगने, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े टॉपिक, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, कुछ है बड़े बड़े टॉपिक्स, तो उन पे सभी पे टाइम लगता है ना। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अब देखिए ग्रामर पोर्शन, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि भाई ग्रामर पोर्शन तो हमने पूरा कर लिया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखिए आपके क्वेश्चंस 3 पोर्शन में पूछे जाते हैं ग्रामर से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो वो पूछता है एरर डिटेक्शन। क्या पूछता है वो? एरर डिटेक्शन। इधर देख पा रहे हैं? अच्छे से देखिए जरा, पूरा अच्छे से क्लियर है। एरर डिटेक्शन। सेकंड ग्रामर में जो आपसे वो पूछता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या पूछता है वो? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपने शायद देखे होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज वो आपसे फिलर्स के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। क्या? फिलर्स। अभी मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ ये एरर डिटेक्शन क्या होता है। देखिए आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें ऐसे कुछ स्लैशेस दे दिए जाते हैं ना, ऐसे कुछ स्लैशेस दे दिए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एरर डिटेक्शन। और एंड में लिखा होता है नो एरर। क्या लिखा होता है एंड में? नो एरर लिखा होता है। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम एरर डिटेक्शन। फिर अगर हम आगे बात करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है ना चीज़ों को। अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है तो सेंटेंस को क्या करना होता है? इम्प्रूव करना होता है। सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है मतलब कोई ऐसे, मतलब कोई सेंटेंस लिखा हुआ बीच में कोई बोल्ड वर्ड लिखा होता है, बोल्ड वर्ड लिखा होता है बोल्ड अक्षरों में, तो वो उसी को बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और फिलर्स क्या होता है? अगर फिल इन द ब्लैंक्स, कोई सेंटेंस और बीच में फिल आ जाए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए भरने के लिए, उसे बोला जाता है फिलर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रामर है ये इन 3 पोर्शंस में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ हमारी स्क्रीन पर। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे होंगे, हाँ देखिए इन्हें अच्छे से देखिए। तो ये सारे क्वेश्चन वही है जो इन सभी मतलब टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जिन्हें ग्रामर पोर्शन कहा जाता है। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं जो आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं, बार बार पेपर में आपके पूछे जाते हैं। और याद रखना ये जितने भी मैंने पेपर्स बताए हैं इसमें सारा रिपीटेड आता है बार बार, है ना। तो आपसे बोला भी जाता है कि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए बात करते हैं ग्रामर की, तो हो गई कि एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये टॉपिक्स हो गए। अब इस टॉपिक को बताने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इन डेप्थ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही होगा एक एक वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको, अगर आपने मेरे चैनल पे गए हो तो मैंने कंजंक्शन का पूरा टॉपिक डाल रखा है, कंजंक्शन का पूरा टॉपिक डाल रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस का पूरा टॉपिक डाल रखा है। आप जाइए उसे भी वॉच कीजिए वीडियो को और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो ये था आपका ग्रामर का पोर्शन जो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसमें लगता है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, देखिए स्टूडेंट करते क्या है कि पेपर को कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट करते हैं, है ना। कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रहेंशन में आता है आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो आपके बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं ना। लेकिन वो करते हैं सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इधर देखिए अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रहेंशन की, तो कॉम्प्रहेंशन अपने आप में इतना बड़ा सेक्शन होता है कि उसे मतलब एट द टाइम, मतलब उस टाइम, मतलब किसी गिवन टाइम में कंप्लीट कर पाना थोड़ा पॉसिबल मतलब नहीं हो पाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस दिन आप पूरा ग्रामर के कम से कम 15 से 20 टॉपिक कर लेंगे, इधर देखिए अच्छे से, जिस दिन आप 15 से 20 टॉपिक अच्छे से, और आपको रूल्स अच्छे से पता है, फिंगर टिप्स पे रटे हुए हैं, दूसरा वोकैबुलरी में ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, और आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, तो आपको क्या मिलता है? कॉम्प्रहेंशन सेक्शन। अब ज़्यादातर स्टूडेंट के भाई आप देखोगे तो ग्रामर पोर्शन ही कंप्लीट नहीं होता है ना, वोकैबुलरी ही कंप्लीट नहीं होती, कुछ वर्ड्स याद होते हैं बस। तो आप ये एज्यूम कीजिए कि कॉम्प्रहेंशन कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि आपको ग्रामर के सारे अच्छे से रूल्स पता होने चाहिए, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको इस पे ले चलने वाला हूँ। फिर आप कहते हैं कॉम्प्रहेंशन। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट करता है ना, उसका टाइम ज़्यादातर वहीं चले जाता है और मार्क्स जो नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ही कम मार्क्स आने वाले होते हैं। तो कभी भी सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना है कि कॉम्प्रहेंशन पार्ट से नहीं स्टार्ट करना है पेपर को सबसे पहले।
तो करना किससे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करना है। क्यों, इधर देखिए, जब आप ग्रामर सेक्शन से, जैसे आपको रूल्स याद है, क्योंकि देखिए ग्रामर में क्या रूल्स रटने हैं, बस आपको चीजें याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं। अगर आपको याद है तो आप करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा। क्लियर। फिर अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन कर लिया आपने, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वोकैबुलरी पोर्शन। वोकैबुलरी में आपको सुनने में आते हैं तो आते, नहीं आते तो नहीं आते। फिर अगर चलो आपको वोकैबुलरी में पोर्शन आता है तो आप उसे डील करें। फिर आपको थर्ड पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे जाना चाहिए। ये एक राइट अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और अगर आपने डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन से पेपर उठाया, सो आई गारंटी यू कि आप पेपर खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लग जाएंगे, पैसेज में, बड़े बड़े पैसेज इतने बड़े आते हैं। फिर आप PQRS में लग जाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में लग जाएंगे, क्लोज टेस्ट में लग जाएंगे, वो इतने बड़े बड़े भर भर के आते हैं, ये वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता इतने टाइम में करना। अब मैं ये बता दूं, इस पूरे 25 क्वेश्चन के लिए जो आपको 50 मार्क्स दिलाने वाले हैं, एक जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है केवल 15 मिनट। कितना, केवल 15 मिनट्स। अब आप खुद सोचो, 15 मिनट के अंदर आपने मतलब फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन पूरी की है, इतनी इंग्लिश सीखी है, यहाँ से वहाँ से इतने न्यूज़पेपर पढ़े, 1-1.5 साल तैयारी की है, सब आपको इस 15 मिनट के अंदर अपने दिमाग से बाहर निकालना होता है। तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि भाई 15 मिनट के अंदर आपने जितनी भी वोकैबुलरी आज तक पढ़ी है, जितनी भी ग्रामर पढ़ी है, 10, 12, 11 जो भी ग्रेजुएशन तक की हुई है, सब चीज़ें आपको इस 15 मिनट के अंदर बाहर निकालनी है। सो तो देखिए, इट्स अ बिग डील, है ना। तो एक स्टूडेंट के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब वो 15 मिनट के अंदर क्या करता है, वो इस पे जाता है और ये 15 मिनट पूरे यहाँ वेस्ट। अब उसने जो तैयारी की 6 महीने 1 साल जिसमें ये सब रह गया था, ये कहाँ से कर पाएंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी सजेशन है आप सभी के लिए, एक एडवाइस है कि भाई आप सबसे पहले ग्रामर पोर्शन से, फिर वोकैबुलरी पोर्शन और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से पेपर स्टार्ट करें। और माइंड में कभी भी ये ना रखें कि मुझे 50 में से 50 लाने, नहीं कि भाई मेरे को 25 क्वेश्चन है तो 25 करने ही करने हैं कैसे भी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, आपको एक और पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, स्किप, है ना। पेपर को स्किप करना भी आना चाहिए, पेपर को स्किप करना भी आना चाहिए। कैसे, देखिए पेपर उनके नहीं निकलते हैं जिन्हें मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हैं। पेपर याद रखना उनके निकलते हैं जिन्हें ये पता है कि हमें मैथ्स में या इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, किसको जल्दी से करना है। तो आप अगर आप क्वेश्चंस को स्किप करते जाएंगे ना, मतलब सारे तो नहीं, मतलब जो आपको नहीं आते, तो आप देखोगे कि आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट यही फंस जाते हैं कि नहीं, उसके अंदर एक ईगो होता है ना कि नहीं, इस क्वेश्चन को करना ही है, मुझे 100% करना ही, मेरे को 25 क्वेश्चन करने ही है, वरना मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो घबरा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रफली मतलब अच्छे से माइंड मेकअप करके जाओ कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे 100 मतलब सभी में जैसे 50 मैथ्स में पूरे डील करने, इंग्लिश में करने, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अगर आप ये जिस दिन सोच लोगे उसी दिन आपका पेपर खराब होने वाला। हाँ, फ्री, टेंशन फ्री जाओ, जितने आपको आते हैं उतने, जैसे कि आपको इंग्लिश में 25 में से 20 ही आते हैं, कोई बात नहीं, 20 दूनी कितना हो गया, 40, तो 50 में से 40 मार्क्स तो आएंगे। लेकिन आप अगर वो 5 जो क्वेश्चन नहीं आते उसे भी डील कर देंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि वो सही जाएंगे। तो ये मेरी पहली राइट अप्रोच है आपके लिए कि ग्रामर सेक्शन को आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है। अब मैं आपको इसको इन डेप्थ अच्छे से, डीपली अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखते रहिए अच्छे से, और शेयर करें जितना हो सकता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। सो गाइस, चलिए ये था ग्रामर पोर्शन का पूरा अच्छे से जो आपको करना है एट एनी कॉस्ट, है ना। अब देखिए हम चलते हैं वोकैबुलरी, यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2 पोर्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चीज़ें अच्छे से बताता हूँ। देखिए, सिनोनिम्स क्या होते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं मतलब हिंदी में अगर हम बोले समान अर्थ, क्या होते हैं? समान अर्थ, समान अर्थ। या आपको क्वेश्चन में दिया जाता है नियरेस्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। क्या बोलता है? नियरेस्ट वर्ड बताइए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसके अंदर होता है कि आपको नियरेस्ट वर्ड बताना है, सिनोनिम, मतलब इसका समान अर्थ क्या होना चाहिए, और आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, देखिए, हुला बल्लू, ये देखिए एक वर्ड है जैसे कि हुला बल्लू। अच्छा, ये देखिए जो सिनोनिम्स है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, ये जो वोकैबुलरी पूरा पोर्शन है अपने आप में बहुत वास्ट है। और दूसरा ये जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे आपके, जो वोकैबुलरी पोर्शन होगा, वोकैब जो आपसे पूछेंगे वो बहुत अजीब अजीब से वर्ड होंगे जो आप कभी यूज़ ही नहीं करते। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई सा भी, लेकिन वैसे तो फॉर ए स्टूडेंट एक न्यूज़पेपर है द हिंदू, वो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर होता है। आप उसे डेली पढ़ो, डेली आधे 1 घंटे निकाल करके, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे एक वर्ड आ गया हुला बल्लू, देखो अजीब सा वर्ड है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ना आप कभी जनरल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते, कभी नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन इसी से आएगा। आप पहले जैसे कि पहला ऑप्शन उसने दे देगा वो कि कोई व्यक्ति अगर काइंड है, ठीक है। सेकंड वन इज हुला बल्लू, काम। सी ऑप्शन इज टर्बुलेंस। डी ऑप्शन इज होकस पोकस। देखिए ऐसे अजीब अजीब से, और कभी कभार तो ये जो
आपके ऑप्शंस होते हैं ये भी ऐसे अजीब से देते हैं कि आपको इनमें ही वर्ड नहीं पता होता कि क्या मतलब है। अब आप एक चीज अज्यूम कीजिए, उसने बोल दिया कि भाई हुला बल्लू का सिनोनिम क्या होना चाहिए, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड क्या होना चाहिए, समान वर्ड क्या होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई जब आपको इस वर्ड का ही मतलब ही नहीं पता है तो आप ये कैसे कर पाएंगे, इसको डील नहीं कर पाएंगे ना, आप इसको डील ही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है अब जब आपको ये वर्ड पता ही नहीं है तो आपको नॉर्मली एक चीज़ अपनाना है कि आपको चीज़ों को स्किप करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि हमें लगता है कि नहीं अरे यार इसका हो सकता है, कुछ ही हो सकता है। अब इसके अंदर देखिए होता क्या, स्टूडेंट क्या करता है कि नहीं मुझे इसमें से कौन सा वर्ड पता है वही है इसका आंसर। जैसे किसी को होकस पोकस नहीं पता, टर्बुलेंस नहीं पता, काम नहीं पता, काइंड पता है, काइंड एक टाइप से ना कि हाँ मुझे काइंड पता है, काइंड मतलब दयालु टाइप है ना, तो वो इस पे टिक कर जाता है। यही होता है स्टूडेंट के साथ। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, जब तक आपको इसका पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी आपको, फिर भी थोड़ा समझ में आ जाए। अभी तो देखिए हुल्ला बल्लू है ना, अब इसका मतलब होता है कोलाहल। इसका मतलब क्या होता है कोलाहल, कोलाहल मतलब अशांति करना, अशांति, जहाँ पे शांति ना हो है ना, कोलाहल है ना, अशांति, हुल्ला बल्लू। अभी तो देखिए काइंड का मतलब दयालु है तो ये हो नहीं सकता। काम मतलब इसका अगर वो एंटोनिम पूछता, एंटोनिम मतलब उल्टा ऑपोजिट वर्ड, तो वो क्या होना चाहिए था, काम। तो हुल्ला बल्लू का जो मतलब है वो यहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब क्या होता है, अशांति है ना, हल्ला टाइप है ना, फोकस फोकस, जादू मंत्र, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको वर्ड पता है तो ही आप उस पर जाएं, वरना उसे स्किप कर दी। अब देखिए बहुत सारे और भी कुछ मैं वर्ड आपको बता देता हूँ। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया सबैटिकल, सबैटिकल क्या वर्ड है और इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फिर प्रॉब्लम वही कि आपको ये वर्ड नहीं पता। फिर उसने एक वर्ड पूछ लिया फ्लैगिशियस, क्या पूछ लिया आपसे, फ्लैगिशियस, कि भाई एक फ्लैगिशियस वर्ड है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो ये आप आगे जाइए, वरना मत जाइए, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं, याद रखना, थोड़े से ग्लॉसरी वर्ड्स बोलाते हैं। क्या बोलाता है, सिनोनिम्स में ग्लॉसरी वर्ड्स होते हैं। ग्लॉसरी मतलब टफ वर्ड्स, टफ वर्ड्स, ग्लॉसरी वर्ड्स मतलब टफ वर्ड्स है ना। जैसे आपको पता है 10th वगैरह हम सभी ने की हुई है, 10th 12th में जैसे इंग्लिश के टॉपिक्स हुआ करते थे चैप्टर्स, तो उसके पीछे लिखा होता था ग्लॉसरी वर्ड्स, तो वो थोड़ी टफ वर्ड्स होते थे, तो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स के अंदर। क्लियर। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सिनोनिम कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 100-200 वर्ड्स याद कर लिए, कोई बुक लिया उसमें से 100-200-300 वर्ड याद कर लिए, बस हो गया। अब मैं बता दूं, अगर आपको एक अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब ना 45+ अगर आपको जाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब ये 200-300 भूल जाओ दिमाग से कम नहीं तो आपको याद रखें कि ये जो सिनोनिम है, सिनोनिम के अंदर कम से कम आपको 1000 वर्ड, ये मैं बहुत कम लिख रहा हूँ वैसे अभी, लेकिन इतने मोर देन सफिशिएंट है, 1000 वर्ड के हिसाब से आपको सिनोनिम याद होने चाहिए। अब ये कौन से वर्ड है, ये याद रखिए, अब ये कौन से वर्ड है, ये वो वर्ड हैं जो आपको अभी आते हैं, उसको हटा करके आपको नए कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार आए हुए। और मैंने अपनी बुक्स की मतलब एक पूरा वीडियो डाली है, उसमें बताया हुआ है कि आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए सिनोनिम मतलब पूरी वोकैबुलरी के लिए। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 100-200-300 वर्ड रट रखे हैं, दिस इज नॉट मोर देन सफिशिएंट। आपको थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाना है, तभी आप देखना, क्योंकि देखिए स्टूडेंट का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सर हम सिनोनिम करते हैं, एंटोनिम करते हैं, याद करते हैं, लेकिन वो पेपर में नहीं फंसते। क्यों नहीं फंसते, उसका एक ही वो है इलाज कि भाई आप अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाओ, लिमिटेशंस को बढ़ाओ। आप 100-200 वर्ड याद करके सोचते हो कि भाई हम तो पेपर निकाल देंगे, बट दिस इज नॉट मोर देन सफिशिएंट। आपको इससे भी ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको प्री में अच्छे मार्क्स लाने, मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको थोड़ा सा मतलब 1000 वर्ड ये कह सकते हैं कि ठीक है इसमें से ही फंसने वाला है। मैंने आपको बुक भी दिखा रखी है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट से, वैसे तो कोई भी बुक खरीद लो, लेकिन 1000 वर्ड्स तो आपको याद ही नहीं चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स। क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स। अभी ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए ऑपोजिट मतलब अभी तक तो समान दिए होते हैं, अब विपरीत वर्ड्स हो जाएंगे। विपरीत मतलब उल्टे, मतलब वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि हुल्ला बल्लू का इनमें से ऑपोजिट वर्ड कौन सा है। क्लियर। अब कभी कभार एक वर्ड ये होता है नियरेस्ट, नियरेस्ट वर्ड भी पूछ लेता है कि इसका नियरेस्ट ऑपोजिट क्या होना चाहिए, या वो कभी कभी सिनोनिम में पूछ लेगा नियरेस्ट क्या होना चाहिए, क्लोजेस्ट वर्ड क्या होना चाहिए। तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कभी कभार 2 क्वेश्चंस मतलब ऑप्शन सेम भी हो जाते हैं। अब देखिए एंटोनिम अगर हुल्ला बल्लू का उसने पूछ लिया, हुल्ला बल्लू का हो जाएगा एक हिसाब से काम। हुल्ला बल्लू मतलब शोर मचाना है ना, कोलाहल, अशांति, और काम क्या होता है, एकदम सूत है ना, सूत मतलब शांत टाइप, एकदम कूल एंड काम। तो इसका ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अभी तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं लिखूँ, बस मैं एक दो एग्जाम्पल्स के तौर पे बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कितना पढ़ना है अच्छे से। चलिए अब ये एंटोनिम्स भी हो गया, तो इसकी भी आपको लिस्ट कम से कम ये भी 1000 के करीब होनी चाहिए, याद रखना। ये भी आपको 1000 के करीब याद होनी चाहिए और ये भी आपको 1000 के करीब याद होनी चाहिए। अभी देख लेना अभी आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है, सब चीज़ें एक दूसरे आपको पता चलने वाली है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज होमोनिम्स। ये होमोनिम्स क्या होते हैं, देखिए आपके पेपर में कई बार होमोनिम्स पूछे जाते हैं। ये होमोनिम्स क्या होते हैं मैं आपको अच्छे से चीज़ें बताता हूँ। देखिए होमोनिम्स मीन्स क्या होता है, होमोनिम्स मतलब होता है कंफ्यूजिंग वर्ड। क्या होता है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अब देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, है ना। मतलब
अब ये कह सकते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते क्या है कि भाई जब आपको मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें मतलब प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होता है लेकिन मतलब अलग होता है। इधर देखिए जैसे एक मैंने वर्ड लिखा स्टोरी, ठीक है, और फिर मैंने लिखा स्टोरी, ठीक है, ये देखिए पहले मैंने लिखा स्टोरी, नेक्स्ट वर्ड है स्टोरी। क्या आप इसको कुछ स्टोरी पढ़ेंगे? नहीं, इसे भी स्टोरी ही पढ़ेंगे। तो देखिए कहने का मतलब है कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, लेकिन वो डिफरेंट है किसमें? मीनिंग्स में। तो यहाँ पे स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी, लेकिन यहाँ स्टोरी मतलब क्या होता है? मतलब मंजिल टाइप ना, जैसे आपके घर के ऊपर मतलब कितनी मंजिलें हैं उस टाइप से है ना, उस टाइप से होता है स्टोरी। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वर्ड होने वाले हैं, जैसे कि इधर देखिए एक वर्ड है एडवाइस और फिर दूसरा वर्ड है एडवाइस। क्या आप इसे सेम नहीं पढ़ेंगे? सेम ही तो पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? इधर देखिए एक के अंदर हमने लगाया हुआ है सी, एक में एस, तो इसका क्या डिफरेंस होता है? जैसे एक वर्ड और दे दिया जाए प्रैक्टिस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है प्रैक्टिस। देखिए दोनों में अंतर क्या है? इसमें एस आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, तो कुछ तो अंतर होगा। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन में तो ये सेम ही है लेकिन उनका मतलब अलग है। उन्हें को बोला जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वहाँ पे आपको वो कंफ्यूज करने वाले हैं कि आप क्या लाना चाहते हो, है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, देख लीजिए अच्छे से, डेजर्ट, और फिर ऐसे कुछ मिल करके आता है डेजर्ट, लेकिन इसे डेजर्ट नहीं बोला जाता है, याद रखना। इसे बोला जाता है डेजर्ट, इसे बोला जाता है डेजर्ट, ठीक है, और इसे बोला जाता है डिजर्ट। क्या बोला जाता है इसे? डिजर्ट। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? जैसे एडवाइस, एडवाइस देखिए जब कभी भी एक एडवाइस होता है सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? जब कभी भी एस वर्ड आ जाए, एस, एस मतलब एक वर्ब होती है वो, है, तो इसका मतलब ये वाली जो है ये वर्ब है, और जिसमें सी आ जाए, सी मतलब एक नाउन होता है, नाउन समझ गए हो। जैसे मैं बोलना चाहूँ आई हैव एडवाइस फॉर यू, अब ये कौन सा एडवाइस है? ये वाला आई हैव एडवाइस फॉर यू, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ अ पर्सन एडवाइज्ड मी, अब यहाँ एक वर्ब का काम कर रहे हैं, अ पर्सन एडवाइज्ड मी, तो ये एडवाइस ये वाला है ना, कि इसके अंदर आप ईडी लगा रहे हैं, मतलब डी लगा रहे हैं, वो ये वाला है, ठीक है। फिर आप बोलते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो ये कौन सा प्रैक्टिस है? ये वाला है, ये वाला, तो वो ये वाला होता है क्योंकि प्रैक्टिस एज अ नाउन यूज हो रहा है आगे, तो ये सी वाला क्या हो गया? नाउन, लेकिन ये जो एस है ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब। आप देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ये मैंने बोल दिया था ना। फिर अगर आप बोलना चाहते हैं कि आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस अब यहाँ वर्ब है वो ये वाली, ठीक। तो लिखने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कभी कभार गलती भी कर देते हैं, और यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें आपको समझानी है। ऐसे एग्जांपल देते रहे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो उनको चीज़ें यहाँ करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उन्हीं को बोलते हैं होमोनिम्स। अब देखिए होमोनिम्स की एक लिस्ट है, कम से कम नहीं तो आपको एक 200 की रेंज है, 200 वर्ड्स की एक रेंज है, 200 वर्ड्स तो होमोनिम्स के आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब आप खुद सोचेंगे क्या इतने आपने किए हुए? नहीं, आपने तो बस 200 300 400 500 ये रट रखे हैं, बस ये रट रखे, होमोनिम्स पता ही नहीं है, या 2-4 मतलब आपने लर्न किए हुए, तो बस इतना नहीं चलेगा भाई, आपको थोड़ा लिमिटेशंस आपको बढ़ानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम ईडीएम फ्रेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ईडीएम फ्रेजेस क्या होते हैं? ईडीएम फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे कि आप कुछ मुहावरे टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला, जैसे मैंने बोला कि आई हैव गॉट बटरफ्लाइज, या आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, है ना, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको क्या बोल दिया? बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज इन स्टमक, ठीक है। या मैंने बोल दिया ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश। ये देखिए ये कुछ अजीब अजीब से हैं जो कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन्हें पता होगा, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एक फ्रेशर हैं, आपको अच्छे से चीज़ें मुझे बतानी है, तो उसी वे में मैं आपको बता रहा हूँ ना। चलिए मैंने बोल दिया आई हैव डन दिस ऑन पर्पस, मैंने बोला आई हैव डन दिस ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब क्या होता है? ऑन पर्पस, ये देखिए ऑन पर्पस मतलब क्या होना चाहिए? देख रहे हो आप, कुछ अजीब अजीब से वर्ड हैं जो इंग्लिश को आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब समझे अच्छा बनाते हैं, है ना, डिकोरेटिव बनाते हैं कि भाई आप जब किसी के सामने बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। जैसे आप बोल रहे हैं आई एम, ठीक है, आई एम ऑफ एज, ये देखिए ऑफ एज भी क्या है? एक ईडीएम फ्रेज, ठीक है। बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, इन स्टमक, देखिए बटरफ्लाइज इन स्टमक क्या होता है कि भाई जब आप जैसे कोई स्पीच देने जा रहे हैं, स्टेज पे पहुंचते हैं और उससे पहले एक नर्वसनेस होती है ना, और आपको थोड़े अजीब सा लगने लगता है ना, तो उस नर्वसनेस को ही क्या बोलते हैं? बटरफ्लाइज इन स्टमक, कि जो तितलियां आपके स्टमक में है, क्लियर। तो आप उस टाइम चीज़ें घबरा जाते हैं ना, परप्लेक्स हो जाते हैं, सरप्राइज हो। ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश क्या है? ड्रिंक करना फिश की तरह, क्या मतलब? तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बूजिंग करना, बूज मतलब बहुत ज़्यादा दारू पीना, उस टाइप से एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये ईडीएम फ्रेज में यूज़। अब वही मतलब ये क्वेश्चन दे देगा बटरफ्लाइज इन स्टमक, और इनमें से क्या होना चाहिए, है ना, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको।
तो ऐसे बहुत सारे हैं, अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे ऑन पर्पस दे दिया जाए, ऑन पर्पस क्या होता है, तो इसके 4 ऑप्शन हो जाएंगे कि इनमें से क्या सही होना चाहिए। तो फिर से आप अटकने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने मतलब ईडीएम फ्रेज अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, याद नहीं किए, देखिए इस पोर्शन में तो कोई टीचर कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बस वो आपको एक वे बता सकता है, उसके बाद तो ये चीज़ें आपको ही करनी है। अभी तक देखिए ईडीएम फ्रेजेस भी बच्चे क्या करते हैं, 100-200 उन्होंने रट लिए, याद कर लिए कैसे भी, और पेपर देने चले गए, एट दी एंड होता क्या है, उनके मार्क्स नहीं आ पाते। उनका ना ईडीएम फ्रेज फंसा, ना होमोनिम्स एंटोनिम्स में कुछ नहीं फंसा। क्यों? क्योंकि आपने रेंज ही आपने कम कर रखी, अपनी रेंज को बढ़ाओ। अब देखो ईडीएम फ्रेजेस, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ कि भाई आपको कितने याद होने चाहिए, तो आपको भी इसकी एक 1000 की सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए अच्छे से। क्लियर? तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, याद रखना, इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे दूर नहीं भाग सकते आप। अगर इससे कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कुछ आप चीज़ें मिस कर रहे हैं, तभी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईडीएम फ्रेज के बाद हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देखिए ये आपके पेपर में पूछा था, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अब देखिए जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पूछा जाता है, जैसे मैं बोलूँ अ फियर ऑफ रूम नंबर 13, इधर देखिए रूम नंबर 13, मतलब ये बताने का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फियर होता है रूम नंबर 13 को लेकर के, तो उसमें से कौन सा होता है ये। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है हाइड्रोफोबिया, बी ऑप्शन दे दिया है डिडास्का लीनोफोबिया, डिडास्का लीनोफोबिया, सी ऑप्शन हम मान लेते हैं बाथोफोबिया, और डी ऑप्शन का हम मान लेते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ये देखिए 4 ऑप्शन आपको इस टाइप से पेपर में दिए गए हैं, अ फियर ऑफ रूम नंबर 13। ठीक है, या कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैंने मान लिया अ किलिंग ऑफ फादर, अ किलिंग ऑफ फादर बताना है आपको कि अगर किसी फादर की हत्या कर दी जाती है, किलिंग कर दी जाती है, उस वर्ड को क्या बोला जाता है। जैसे पहला ऑप्शन मैट्रीसाइड, बी ऑप्शन इज फ्रेट्रीसाइड, सी ऑप्शन इज पैक्ट्रीसाइड, और डी ऑप्शन इज यूक्सोरीसाइड। ये देखिए ये मैंने कुछ ऑप्शंस रैंडमली उठा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन। किलिंग ऑफ फादर क्या बोला जाता है, इनमें से आपको ऑप्शन बताना चाहिए। इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत बड़े सेंटेंस का एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, बहुत बड़े सेंटेंस का एक सब्स्टिट्यूट छोटा सा वर्ड होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है। अब देखिए जैसे अ फियर ऑफ रूम नंबर 13, मतलब एक डर होता है लोगों में किस चीज़ के लिए, रूम नंबर 13। आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया में बहुत बड़े होटल्स होते हैं ना, होटल्स वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े होटल्स की जनरली बात की जाती है, तो उसके अंदर रूम नंबर 13 नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूम नंबर 13 एक हमारे लिए अशुभ नंबर होता है ना, और उसमें अगर हम जाते हैं तो आपने देखा भी होगा ज़्यादातर कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज़ है 13 रूम नंबर 13 से बनी होती है। क्यों? क्योंकि उस पर स्पिरिचुअली ऐसा कुछ माना जाता है, भूत प्रेत का स्नाया वगैरह होता है। तो ये जनरली वर्ड पता ही होता है। जैसे कि अब किसी मतलब बड़े व्यक्ति को आप बोलो कि ये जैसे होटल बनवाना है, तो उसके अंदर रूम नंबर 13 बनवाएगा ही नहीं, तो नहीं बनवाया, क्योंकि आप खुद सोचिए कि वो क्यों बनवाएगा जब उसे पता है कि इंडिया में ये चीज़ें चलती, बाहर भी चलती इवन, कि भाई रूम मतलब 12 के बाद डायरेक्टली 14 नंबर होगा, रूम नंबर 13 नहीं होगा, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। हो सकता है कुछ भी इसके पीछे स्टोरी रही हो, हमें तो नहीं पता एक्चुअली में। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्यों है। हाइड्रोफोबिया होना चाहिए नहीं, क्योंकि अच्छा फोबिया मतलब होता है डर, तो किससे, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से डरना, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो रूम नंबर 13 है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना। अब पानी से कौन डरता है? डॉग, याद रखना डॉग। डॉग कौन क्या करता है? पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, वो कभी भी पानी के पास नहीं जाता है। और फिर आपको कुछ पता होगा कि अगर डॉग आपको बाइट कर लेता है, अगर काट लेता है, तो है ना आपको आई थिंक रेबीज हो जाता है, रेबीज है ना, तो रेबीज की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कभी डॉग काट भी लेता है तो उसे इग्नोर ना करें, जल्दी जाए और इंजेक्शन जो भी हो सकता है वो लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर थोड़े दिन तक आपने कुछ उसके प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आपकी जो हैबिट होने लग जाएगी वो किसकी तरह, डॉग की तरह, थोड़ा सा आप उसकी तरह एक्टिविटी करने लगेंगे, क्योंकि उसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा कि आपको ना जब कुत्ते को मतलब डॉग को पानी से डर लगता है तो आपको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है ना, आप पानी की तरफ जाएंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे पानी को। तो ये सिम्टम्स हैं जो कुछ जो किसमें होता है, हाइड्रोफोबिया में। तो जब कभी भी डॉग, ऐसी जनरल नॉलेज के बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है तो उससे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें। डिडास्का लीनोफोबिया, देखिए फिर इतना हैवी वर्ड आ गया, क्या इसका मतलब ये होना चाहिए डिडास्का लीनोफोबिया। डिडास्का लीनोफोबिया एक फोबिया है जो कि जनरली बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में कैसे, जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं ना, आई एम डैम श्योर कि भाई आप भी कभी स्कूल जाने से डरते होगे कि नहीं मुझे, है ना, होता है बचपन में एक डर होता है जो हमारे अंदर बैठ जाए कि स्कूल नहीं जाना है, तो उसी फोबिया को हम क्या बोलते हैं, डिडास्को लीनोफोबिया। चलिए नेक्स्ट इज बाथोफोबिया। ठीक है,
फिर आपको लग रहा होगा फोबिया है, बाथो मतलब बाथ मतलब नहाना, तो आप गलत हैं। बाथोफोबिया नहाने का डर नहीं होता है, याद रखना। ये वर्ड है इंग्लिश है, मुझे आपको बताइए कि इंग्लिश में जो होता है वो नहीं होता है एक्चुअली में, जो आपको लगता है वो आंसर नहीं होता है। बाथोफोबिया वो नहीं होता नहाने का डर। बाथोफोबिया मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो ऊपर से देखते हैं नीचे की और गहराई से डर जाते हैं ना, गहराई से डरने वाले है ना, एक डर को बोलते हैं हम बाथोफोबिया। तो ये बात मतलब नहाने से नहीं। अब लास्ट वर्ड रह गया ट्रिस्काइडेकाफोबिया। देखिए ट्री मतलब हो गया 3 है ना, तो 3 से रिलेटेड वर्ड आ रहा है ना 13 थोड़ा सा, तो ट्रिस्काइडेकाफोबिया मतलब रूम नंबर 13 से जो एक फियर होता है उसे बोलते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। याद रखना है आपको अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे देने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेके चल रहा हूँ। अच्छा, एक किलिंग ऑफ फादर, मतलब अगर किसी पिता की हत्या हो गई है तो उसे क्या बोला जाएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसे बोला जाएगा पेट्रीसाइड। क्या बोला जाएगा उसे, पेट्रीसाइड। अच्छा, क्योंकि पेट्री मतलब क्या होता है फादर, मेट्री मतलब होता है मदर, फ्रेट्री मतलब होता है भाई, यूक्सॉरी मतलब बहू। याद रखना है, अभी मैं आगे कुछ वर्ड्स है, रूट वर्ड मैं अभी बताऊंगा। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, पेट्रीसाइड। क्लियर। अब आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ने 100-200 रट रखे होते हैं, लर्न कर रखे होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पेपर निकलना तय है, और बाद में पता चलता है कि नहीं, 1 साल की पूरी मेहनत बेकार हो गई है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने 1000 के करीब अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से रटे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप अच्छा चल रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। क्योंकि देखो, अगर आप इतने रेंज कर लोगे ना तो आपका पेपर कहीं बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन जब आपने लिमिटेशन ही नहीं बढ़ा रखी तो क्या करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, फॉरेन वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसे इग्नोर करते हैं कि फॉरेन वर्ड्स ये क्या होता है, तो मैं इसको अच्छे से आपको बताता हूँ। इधर देखिए, फॉरेन वर्ड्स आपको देखने से ही लग रहा होगा, फॉरेन मतलब विदेशी कुछ वर्ड्स होते हैं। वो क्या वर्ड होते हैं मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, फॉरेन वर्ड्स अगर मैं देखूँ तो आपको पता है फॉरेन कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, ठीक है, इटालियन, तो ये देखिए सारे क्या है, विदेशी वर्ड से मतलब लैंग्वेजेस है। अब प्रॉब्लम ये कि फॉरेन वर्ड्स का हमारे पेपर से क्या लिंक है भाई, हमारे पेपर में फॉरेन वर्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश तो अपने आप में है ही, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, इटालियन। अच्छा, चाइनीज नहीं दी जाती है ना, कहीं आप सोचो कि चाइनीज भी दी जाती नहीं। चाइनीज बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, और आपको ये भी पता होगा कि चाइनीज सबसे ज़्यादा टफ, मतलब सबसे टफ लैंग्वेज है, जिसे सीखने में कितने ही सालों लग जाते हैं, वो उसे अच्छे से नहीं सीख जाता। अच्छा, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ जो फॉरेन वर्ड्स की कैटेगरी है। अब देखिए, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा वाइवा वॉस, सुना है। जब भाई आप पढ़ते थे तो आपकी मैम बोलती थी कि भाई आपका वाइवा होने वाला है, नेक्स्ट डे आपका वाइवा ओरल टेस्ट होने वाला है, एक ओरली टेस्ट वाइवा वॉस। तो क्या आपको पता है कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। आप सभी वर्ड्स को इंग्लिश में लाते हैं कि ये सारे वर्ड इंग्लिश के नहीं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। क्या है, एक फ्रेंच का वर्ड है जो बाहर से लिए गए हैं। ठीक, अब एक वर्ड देखिए, ये पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। अब देखिए, आपने पढ़ा तो है पोस्टमार्टम करना है ना, चीज़ें पता है आपको पोस्टमार्टम करना है, लेकिन एक्चुअली में ये फिर से इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश में तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये आए बाहर से हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इनमें से कोई वर्ड है। क्लियर। तो पोस्टमार्टम आपको पता है बॉडी का एक है ना, पोस्टमार्टम किया जाता है चेक करने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम कैसे, मृत्यु हुई, डेथ। तो पोस्टमार्टम अगेन एक वर्ड है जो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बाहर से लिए। बहुत सारे वर्ड है हमारे पास, जैसे आप बोलते हैं इस वर्ड को, देखिए 2 वर्ड है हमारे यहाँ, ये देखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं आप, क्या रिज्यूम, रेज्यूम, दोनों को रिज्यूम नहीं। अगर देखिए, अगर आपने बोला रिज्यूम, आपने क्या बोला रिज्यूम, तो रिज्यूम मतलब होता है रीस्टार्ट। क्या होता है, चीज़ों को रीस्टार्ट करना। जैसे आपके घर पे रिमोट होगा टीवी का, तो उस पर लिखा होता है रिज्यूम। रिज्यूम मतलब चीज़ों को रीस्टार्ट करना, दोबारा से स्टार्ट। लेकिन इसको रिज्यूम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिज्यूमे। क्या बोलेंगे इसे, रिज्यूमे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिज्यूमे जो आपका एक सीवी टाइप होता है ना, शॉर्ट समरी है ना, उसे बोलेंगे रिज्यूमे। अच्छा, एक छोटा सा मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ। आप ये बताइए, रिज्यूमे और, अब मैं रिज्यूम की बात नहीं कर रहा, रिज्यूमे जो आप देते हैं जॉब के लिए ना, आप ये बताइए कि रिज्यूमे वर्ड से सीवी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। रिज्यूमे क्या होता है, सीवी कब बनाते हैं बताइए। ठीक, तो अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, रिज्यूम वैसे ही एक नॉलेज है, ये वैसे आने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आपको बताना चाहिए। देखिए, रिज्यूमे क्या होता है, जब आप एक फ्रेशर हैं, एक नोवाइज है। फ्रेशर मतलब नोवाइज है, मतलब नए हैं, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आप एक अनएक्सपीरियंस है, सॉरी इनएक्सपीरियंस। आप क्या है, इनएक्सपीरियंस है, आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी फील्ड की। दूसरा, अब आप ये बताइए, जब आप एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप फ्रेशर है एकदम, तो आपका जो पेज होगा वो कितने पेज का होगा, आपका रेज्यूमे होगा वो 1 से 2 पेज का ही तो होगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा ही कि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, लिखोगे क्या। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होता है, सीवी। सीवी के अंदर क्या होता है, जो एक व्यक्ति है एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा वेटरन है ना,
वेटरन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उसे बोलता है सीवी। और अब ये देखिए, जब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वेटरन है, तो इसका मतलब उसका जो सीवी होने वाला है 2+ मतलब मोर देन 2 पेजेस का होगा। 4 पेज हो सकते हैं, 6 पेज हो सकते हैं ना, है ना, लेकिन 2 से तो ज़्यादा ही होगा, वो फ्रेशर तो है नहीं, तो उसी को बोलाते हैं, यही डिफरेंस होता है। तो जब कभी आप फ्रेशर होते हैं तो आप रिज्यूमे देते हैं अपना, लेकिन कभी सीवी आप प्रोवाइड करते हैं तो वो आप एक्सपीरियंस हो, वैसे ही पता चल जाता है ना देखने। तो कहने का मतलब है, फिर से ये जो रिज्यूमे वर्ड है ये भी यहाँ का वर्ड नहीं है, बाहर का वर्ड है। तो इतने सारे यहाँ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जो आपने देखे नहीं हो, सुने नहीं होंगे। जैसे इधर देखिए, दम, स्पाइरो, स्पेरो, देखिए ये वर्ड है, बाहर से आया वो वर्ड है, दम, स्पाइरो, स्पेरो। इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरी मतलब सांसें हैं तब तक मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो एक खुद एक बाहर का वर्ड हो गया। एक वर्ड आपने शायद सुना हो, मोडस ओपरांडी। देखिए एक वर्ड है मोडस ओपरांडी, फिर से ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, हालांकि लिखा है इंग्लिश में, फिर ये फ्रेंच या जर्मन या स्पेनिश का कोई वर्ड है, मोडस ओपरांडी, कार्य प्रणाली बोलते हैं ना, मोडस ओपरांडी, कार्य प्रणाली, उस चीज़ के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। एक आपने सुना होगा देजा वू, आपने सुना होगा देजा वू। देखिए एक अजीब सा वर्ड है आपके पेपर में। अच्छा, अब ये आप पूछेंगे फॉरेन वर्ड्स क्यों दिए जाते हैं, तो मैं इसका भी आंसर बता दूं। देखिए आपको पता है कि इंग्लिश आजकल एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई सभी को इंग्लिश, और आप देखो भी अब ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, सीखते रहते हैं। अब आप ये बताओ, अच्छा कुछ 20, 25, 50 सालों में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंग्लिश के बाद कौन सी लैंग्वेज है ना, मतलब यहाँ पे आने वाली इंडिया या इसके नेबरिंग कंट्रीज में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाएगी, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे जर्मन है, फ्रेंच भी हो सकती है, स्पेनिश भी आजकल लोग सीख रहे हैं। तो इसका मतलब लोग अभी ये ट्रेंड में नहीं चली है, मतलब हमारे इंडिया में अभी नहीं चली, लेकिन आगे इन फ्यूचर ये ज़रूर आने वाली है ना। तो ऑब्वियसली सभी आपने देखा होगा बच्चे आजकल स्पेनिश सीख रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश आती है, फ्रेंच सीख रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि चीज़ें आपको आगे बढ़ानी है और ये बढ़ता रहता है हमेशा। तो अब गवर्नमेंट ने भी क्या सोचा है कि भाई अब जब आगे आप सीखोगे तो कुछ कुछ तो वर्ड आपको याद होने चाहिए, तो ये वही वर्ड है। तो आपको लगता है कि भाई इंग्लिश के वर्ड नहीं होते हैं, कुछ इसके अंदर मिक्सअप होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऐसे बहुत सारे एक वर्ड हैं जो एक कैटेगरी होती है, एक लिस्ट है। अब देखिए एक लिस्ट है जो फॉरेन वर्ड्स की, अगर आपने याद किए हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। 100+ अगर आपको फॉरेन वर्ड्स याद हैं तो आपसे क्वेश्चन कहीं भी, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम में पूछे जाएंगे। जैसे ये पूछ लेगा मोडस ऑपरेंडी, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा वर्ड का मतलब सही आंसर होना चाहिए, क्या सिनोनिम होना चाहिए। फिर वो एंटोनिम में दे सकता है, फिर वो पैसेज में दे सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट में दे सकता है, तो किसी में भी दे सकता है वो ना, आपको बताने वाली बात नहीं। लेकिन आपको याद रखना है फॉरेन वर्ड्स की एक लिस्ट है, जो जैसे कि आप जैसे ही आप कमेंट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, मैं आपको अपलोड कर दूंगा या मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। 100+ ये वर्ड तो आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू रूट वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट मतलब बेसिक वर्ड, रूट मतलब बेसिक, है ना। अब देखिए बेसिक मतलब जैसे कि कुछ रूट वर्ड है, जैसे इंग्लिश जब पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर वोकैबुलरी सेक्शन में ये पूछा करवाया जाता है। जैसे रूट वर्ड मतलब साइट, है ना, साइट। अब ये साइट क्या है? आप जैसे मैंने रूट वर्ड लिखवा दिया, साइट मतलब किलिंग, साइट वर्ड मतलब किलिंग, साइट मतलब कहीं भी साइट वर्ड लिखा आ जाए, है ना। जैसे आपको पता है डुओ, डुओ कहीं भी लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है दो, होता है ना, डुओ दो। साइट, किलिंग, आर्की, आर्की मतलब कोई गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट, जैसे अनार्की, है ना, ओलिगार्की आपने सुना होगा। अब देखिए जैसे साइट है, अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन दिया था, पेट्री साइट, क्या बोला था मैंने? पेट्री साइट, पेट्री साइट, है ना, फ्रेट्री साइट, सॉरी साइट नहीं, साइड पेट्री साइट, फ्रेट्री साइट, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर साइड मतलब क्या है? मृत्यु, किलिंग। लेकिन इससे पहले क्या है? पेट्री, पेट्री मतलब फादर, तो फादर की किलिंग। फ्रेट्री मतलब ब्रदर की किलिंग, ठीक है। ऐसी मैट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो इसका मतलब है वो क्या है? किलिंग से रिलेटेड है। चीज़ें क्लियर हुई? तो ऐसी होता है, डुओ में होता है, आर की। तो कुछ बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ याद करने पड़ेंगे। रूट वर्ड्स की एक लिस्ट है, कम से कम आपको 50+ रूट वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। रूट वर्ड्स क्या काम करते हैं कि अगर आपको कहीं भी वो वर्ड दिख जाए तो उससे रिलेटेड आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, बस इतना ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई हैव सम ऑफ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स जो कि मैं आपको यहाँ अच्छे से बताने वाला हूँ। देखिए अब हम चलते हैं फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? देखिए फ्रेजल वर्ब इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। क्या होता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। अब ये क्या होता है? फ्रेजल वर्ब का कॉम्बिनेशन वर्ब और प्रीपोजिशन। इधर देखिए जैसे आपने ये वर्ड कब कितनी बार सुना होगा, गिव अप, और आप इससे पहले आपने सुना होगा डोंट गिव अप। आप बोलते हैं ना डोंट गिव अप, कभी त्यागो मत या कभी भी छोड़ो मत, इस चीज़ के लिए लिखा होता है। तो देखिए डोंट गिव अप, तो इधर गिव मतलब क्या है? वर्ब।
लेकिन अब अगर आप देखोगे अब मतलब प्रिपरेशन, तो वर्ब के साथ जब प्रिपरेशन जुड़ जाते हैं ना तो उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका मतलब वो नहीं रहता है जो आपको लग रहा है। जैसे कि आपने बोला गिव मतलब तो होता है देना, अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, और अप मतलब ऊपर, तो इधर देखिए इसका मतलब तो है कि ऊपर कोई चीज़ देना, ऊपर कोई चीज़ मत दो, तो ये तो इसका मतलब है ही नहीं। लेकिन हमने याद किया हुआ है कि गिव अप मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि गिव अप मतलब क्या होता है कि छोड़ना या त्यागना। इसका मतलब जब कभी फ्रेजल वर्ब आ जाए तो आप उसको मतलब फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैंने बोला फिगर आउट, फिगर आउट, फिगर आउट मतलब समझना, फिगर आउट। अरे देखिए फिगर मतलब वर्ब, आउट मतलब प्रिपरेशन, तो फिगर के साथ आउट, फिगर आउट मतलब समझना, तो आप उस टाइम फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब पहली अगर वर्ब हो दूसरी प्रीपोजिशन हो तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है, और फ्रेजल वर्ब अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है, याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या देखा गया कि फ्रेजल वर्ब लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है, एक लिमिटेशन तक करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ हो जाए तो वो बहुत ही मार्वलस इंग्लिश कहलाई जाएगी, जैसे कि फॉरनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं करते। लेकिन आपको करना चाहिए, आपको कुछ नया लाना है तो आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करने पड़ेंगे बहुत सारे। जैसे मैंने बोला था, देखिए द विंटर, मैंने बोला आपसे द विंटर हैज़ सेट इन। अब देखिए फिर प्रॉब्लम की सेटिंग क्या है, द विंटर हैज़ सेट इन। देखिए सेट मतलब एक वर्ब है और दूसरा इन मतलब कोई प्रीपोजिशन, तो द विंटर हैज़ सेट इन। सेट इन मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट होना। क्या होता है इसका, स्टार्ट होना, ठीक। गो थ्रू आपने पढ़ा होगा, गो थ्रू, गो थ्रू मतलब क्या होता है, चीज़ों को दोहराना, रिपीट करना, पढ़ना अच्छे से। तो लेकिन अगर इसका आप मतलब निकालोगे कि वर्ड का, गो मतलब जाना, थ्रू मतलब किसी के द्वारा, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, या किसी चीज़ के द्वारा, तो उसका मतलब आप बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं वही बोलूँ, जैसे एक वर्ड है सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब क्या होता है, सेट ऑफ मतलब होता है अपनी यात्रा स्टार्ट करना। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्रेजल वर्ब होने वाली है, तो आपको एक ही काम करना है। देखिए जब कभी भी फ्रेजल वर्ब आए, अगर एग्जामिनर चाहे ना तो पेपर बहुत टफ बना सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेजल वर्ब। अगर उसने फ्रेजल वर्ब दे दी तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेजल वर्ब अगर आपको याद है तो ही कर पाएंगे, अगर उसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसको वर्ड को चेंज करना चाहा तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे एक वर्ड अभी याद आया मुझे, एक न्यूज़पेपर में काफ़ी बार ये वर्ड दिया जाता है, अ डेड बॉडी वॉज फिश्ड आउट। ये देखिए कितना अच्छा एक फ्रेज है, फिश आउट। तो फिश आउट मतलब निकालना, नीचे से निकालना, फिश आउट, नीचे से निकालना। तो यहाँ फिश अलग है, आउट अलग है। अगर आप इसे डिसमेंबर कर देंगे, अलग अलग करके वर्ड निकालेंगे तो मतलब समझ नहीं आएगा। तो फिश आउट मतलब चीज़ों को नीचे से निकालना, ऐसे फैच करना, फैच करते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब की एक लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से कम नहीं तो 100 के लमसम तो आपको फ्रेजल वर्ब याद होनी चाहिए। अगर इतनी याद है तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। चलिए नेक्स्ट बस 2 पॉइंट और इसको देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, थोड़ा बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपको अगर चीज़ें सीखनी है तो इतना आपको चीज़ें देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। अब देखिए स्पेलिंग मिस्टेक पे हम चलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स एवरीबडी नोज दैट, कि भाई स्पेलिंग से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे वो पूछता है आपसे कि आपको फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग लिखनी है ना, जैसे टेम्परेचर नापते हैं तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग लिखनी है। तो स्पेलिंग क्या होती है, तो देखिए जैसे मैंने दे लिया फाह रेन हीट, ये देखिए फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे वो पूछ लेता है कि आपको लिखना है हैरेसमेंट, हैरेसमेंट की स्पेलिंग लिखो, हैरेसमेंट। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछता है वो। आपको क्या करता है, 4 ऑप्शन दे देता है। इधर देखिए ये दे दिया फ़ारेनहाइट, ठीक है, फिर आपको दे दिया उसने एम्फी थिएटर, फिर आपको उसने दे दिया कैसेट, फिर आपको उसने दे दिया जैसे एक वर्ड मान लिया हम टर्बुलेंस। ये देखिए अब उसमें पूछेगा कि भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है। मिस स्पेल्ड मतलब कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। तो अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड याद है तो ठीक है, वरना आप गलत कर देंगे। फ़ारेनहाइट मतलब इसे बोलते हैं फ़ारेनहाइट। एम्फी थिएटर क्या सही लिखा हुआ है, एम्फी थिएटर मतलब अखाड़ा, हाँ तो सही लिखा हुआ है। कैसेट, कैसेट क्या सही लिखा हुआ है, CASS या कुछ और होना चाहिए, कैसेट तो सही लिखा हुआ है। गलती इसमें ही है टर्बुलेंस में, क्योंकि इसके अंदर ए नहीं आता, इसके अंदर क्या आता है ई। तो एक छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स देता है, या तो वो ए की गलती दे देगा, ई की दे देगा, या पूरा वर्ड ही गलत लिख देगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल के पेपर में ये वर्ड आया था कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था कि ग्रामर इनमें से कौन सा सही है। तो ग्रामर जनरली लोग ज़्यादातर गलत लिखते हैं, वो ER लगा देते हैं, दिस इज नॉट ER, AR आता है ग्रामर के अंदर। फिर आपको जैसे दे दिया जाता है सिगरेट की स्पेलिंग लिखो, सिगरेट। तो सिगरेट के लिए आप क्या करना है, सिगार लिखना है आपको, सिगार, फिर ETTE सिगरेट।
ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं ना। आपको वर्ड की टेक्निक बनानी पड़ेगी, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे कि आपको चीज़ें याद हो। क्योंकि देखिए जब कभी भी ये वर्ड्स आते हैं ना तो आप परप्लेक्स हो जाते हैं और उस टाइम आप गलत कर देते हैं जिससे नेगेटिव होता है। एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या आप लिख पाएंगे? वैक्यूम। लिख के दिखाइए वैक्यूम। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम को ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। वैक्यूम को ऐसे लिखा जाता है। तो ये पेपर में भी कितनी बार आई हुई है, ठीक। तो बहुत सारी स्पेलिंग्स है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी अपने एक रूल्स हैं, उनको भी एक दायरा है, उनका एक लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन को मैं बता देता हूँ कितनी, कम से कम आपको 100 प्लस के अकॉर्डिंग मतलब आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स याद करनी पड़ेगी। क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप वहाँ ये नहीं है कि भाई लिखने बैठ रहे हो बार बार। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स का कोई चैप्टर तो होता नहीं, लेकिन मैं बता दूँ इसका एक ही फंडा है, आपको जो वर्ड आता है ना बस उसको टिक कर दो आप, जो आपको आता है। अगर आपने उसको और आगे बढ़ करके देखा कि अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी, तो आप 100%, तब तो आप 100% गलत होंगे। क्योंकि ये जो एग्जामिनर है क्वेश्चन ही इस टाइप से बनाते हैं कि यार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको अपने वाला गलत लगने लगता है। तो जो आपको स्पेलिंग आती है वो सही होगी, ज़्यादातर परसेंटेज वही सही होती है, लेकिन 100% वो गलत है। याद रखना जब आप उसमें चेंजेस करने लग जाओगे, जैसे मैंने बोला एनवायरमेंट लिखो तो उसमें दिया एनवायरमेंट, फिर आपको लगा नहीं इसमें तो कुछ और दे रखा है, अरे यार क्या होता है, फिर आप चेंजेस करने लग जाओ। चेंजेस नहीं करना, एक बार में जो आपके रैंडमली माइंड में आ रहा है उसे टिक कर दो, बस यही इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। लास्ट इज प्रोवर्ब्स। वैसे प्रोवर्ब्स जो आता है वो आता है ग्रामर पोर्शन में, लेकिन मैं प्रोवर्ब्स यहाँ आपको मैं अच्छे से बताता हूँ क्या होते हैं। प्रोवर्ब्स से क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं मैं ये भी बताता हूँ। जैसे इधर देखिए मैंने बोला, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स कुछ रियल मतलब रियल लाइफ से जुड़े हुए कुछ मुहावरे होते हैं। प्रोवर्ब्स जैसे बोलते हैं मैगजिम, मैगजिम या हम बोलते हैं एडेज। एडेज मतलब एडेज प्रोवर्ब्स ना, इन सभी को सेम बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, बंदर के जने अदरक का स्वाद है ना, जैसी करनी वैसी भरनी है ना, जिसकी लाठी उसकी, ऐसे बहुत सारे सुने ना। तो कहने का मतलब ये पेपर में कैसे आते हैं? देखिए पेपर में ऐसे आते हैं, ये आपको उसने क्या दे दिए? एरर्स, मतलब एरर फॉर्म में दे दी। अब इसमें से बताओ कि इनमें क्या गलती है। आपको लगे पूरा सेंटेंस है अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9, कि भाई अगर आपने स्टिचिंग कर दी अपने कपड़ों पर, स्टिचिंग मतलब स्टिच करना, स्टिच कर दिया अगर सही समय पर तो आप सेव्स 9, कुछ बचा लेंगे। अब इसका मतलब रियल लाइफ में क्या है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही समय पर समझ लोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलेगी, अगर नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है। अब देखिए इसमें क्या गलती है? गलती तो है कहीं ना कहीं, अब गलती है ये आना चाहिए आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ना कि ऑन टाइम। तो आपको क्या पता चला कि गलती कहाँ थी? नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपने प्रोवर्ब्स याद नहीं किए हुए, आप बस आप में उसमें सेंस लगा रहे हो थोड़ा सा और आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए। नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको एक एक चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए कि इस एरर डिटेक्शन में क्यों गलत है, क्या गलती है। एक एग्जाम्पल और, स्टिल वाटर रन डीप। देखिए फिर से एक मुहावरा है, स्टिल वाटर रन, स्टिल वाटर्स रन डीप, क्या गलती है? फिर आपको लगेगा भाई वाटर्स कोई वर्ड ही नहीं होता, ऐसे लगेगा क्योंकि वाटर को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते और वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी, तो वाटर्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन आप गलत हैं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं चीज़ें। प्रोवर्ब्स में आता है स्टिल वाटर्स रन डीप, ये सही सेंटेंस है। अब ये वाटर मतलब वाटर्स मतलब पानी नहीं है, इसका मतलब है जलाशय, जलाशय तालाब टाइप, नदी टाइप। तो स्टिल जो वाटर्स है रन डीप, और इसका मतलब क्या रियल लाइफ में? जो जैसे इधर देखिए ये नदी है ना, तो आपको पता है नदी एक ऊपर से बहुत तेजी से बहती है, लेकिन उसके नीचे नीचे जाओगे ना, नीचे जाओगे तो एकदम स्मूथ होगा। स्टिल मतलब क्या होता है? शांत। स्टिल मतलब शांत। तो इसका मतलब जो शांत जल है, जो शांति से नीचे बह रहा होता है ना, इसका मतलब क्या है रियल लाइफ में? इसका रियल मतलब ऊपर देखोगे आप बहुत तेजी से, अगर इसमें कोई फंस जाए तो बंदा गया बहुत तेजी से, लेकिन फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, और नीचे जो स्टिल वाटर्स होता है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो ज़्यादा ना बातें नहीं करते हैं, है ना, बातूनी नहीं होते हैं, है ना, चीज़ों को गाते नहीं हैं। तो ये उसी का मतलब है कि भाई जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा बातें, वो आराम से मतलब जिंदगी अपनी, इस टाइप का कुछ इसका मतलब है। तो फिर वही प्रॉब्लम दे दी जाए, है ना। फिर चलिए एक एग्जाम्पल जो मुझे अभी याद आई है, अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए मैं दे देता हूँ, लास्ट भी है। देखिए जैसे आपने सुना होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो आप देखिए उसी को अगर आपको वो क्वेश्चन में दे दे, कैसे देगा? People who live in glass houses should not throw stones at others। ये देखिए इसका मतलब वही है, लेकिन अब उसमें वो एरर दे देगा इसमें कि भाई इसमें एरर है कुछ, तो आपको बता रहे हैं अभी एरर क्या है, प्रोवर्ब्स में क्या गलती है। देखिए पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो लोग है ना कांच के मकानों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रू स्टोन्स एट अदर्स।
मतलब दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपको पता है कि जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में शिक्षा मत दो, इसके लिए ये बोला जाता है ना, ये इसका प्रोवर्ब का हिंदी मतलब है। अब देखिए गलती है शुड नॉट आ रहा है तो यहाँ थ्रू नहीं आना चाहिए, थ्रू। तो अब ये उस बच्चे को पता चलेगा ना जिसने याद कर रखा है एकदम पर्टिकुलर वर्ड, है ना, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं जो कि मैं यहाँ सारे तो लिखवाने वाला हूँ नहीं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो 2-3 एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने बताया कि एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी का पार्ट इसलिए क्योंकि ये केवल आपको याद करना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। एक है ऑल आर वेल दैट एंड वेल, ये देखिए गलती है, इधर 2 गलती है वो मैंने वैसे दे दी। देखिए ऑल के साथ इज आएगा हमेशा, ऑल आर नहीं, क्योंकि ऑल अगर यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है तब आर आता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब भला तो हो भला, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो प्रोवर्ब्स है। अब देखिए प्रोवर्ब्स की भी एक लिस्ट है, कम से कम आपको 100+ प्रोवर्ब्स तो याद होने चाहिए। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक एनालिसिस करना है आपको। आपने वोकैबुलरी आज तक रटी और इसके हिसाब से देखो, मैंने मान लिया 1000 आपने कर लिया, 1000, 2000, 3000, 4000, ठीक है, रफली मान रहे हैं। और इन सबको मिला करके अगर मैं बोलूँ कि कुछ और भी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और 5000+ आपकी वोकैबुलरी आपने याद कर ली, तो एक चीज़ सोचो कि 5000 से ऊपर आपको वोकैबुलरी वो याद करनी है जो अभी आपको याद नहीं है, कुछ टफ वर्ड्स, तब जा करके आपका ये वोकैबुलरी पोर्शन जो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब एक चीज़ और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि एक औसतन मतलब एक व्यक्ति है वो 5000 तक, ज़्यादा बता रहा हूँ तो मैं 5000 से थोड़े नीचे कम तक ही वर्ड अपने माइंड में मतलब कलेक्ट करके रख सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन आप सोचो इस पेपर में तो आपको 5000 या 6000, 7000 भी करने पड़ सकते हैं। तो ये कैसी चीज़ है? तो ये इसीलिए कि भाई आपको वोकैबुलरी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सब चीज़ें याद रखना, डीपली आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप मान के चलो कि आपके 45+ मार्क्स आने वाले हैं। 45+ मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैं 50 की बात नहीं कर रहा, 50 की बात तब होगी जब आपने ये तो कर ही लिए, इसके अलावा भी पता नहीं आपने क्या क्या चीज़ें याद कर ली, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि इंग्लिश अपने आप में कितनी बड़ी है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और आपको ये भी पता होगा कि आपको इनमें से कितनी चीज़ें क्या आती हैं और क्या नहीं आती। तो आई थिंक हमने वोकैबुलरी पोर्शन को अच्छे से कर लिया, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई एक 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैं यहाँ सारे एग्जाम्पल्स तो आपको नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं। सो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम, और इसका लास्ट पोर्शन है, मतलब इंग्लिश में जो आपको चीज़ें सीखनी है, कॉम्प्रहेंशन। आप देखेंगे इधर देखेंगे कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्रहेंड मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड मतलब चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझना। तो कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश बिल्कुल अलग होती है, याद रखना। और अभी मैंने बताया आपको इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी। अब इसके 3 ही फेज होते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RC, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। नेक्स्ट वन इज PQRS, जिसे बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। थर्ड वन इज फिलर्स, क्लोज फ्रेज। अब देखिए ये होता क्या है, तो अब बेसिकली मतलब ये है कि अब आपको इंग्लिश रटी हुई काम नहीं आने वाली है, याद रखना। अब आपको इंग्लिश समझ में आती है नहीं, याद है कि अगर आपको एक न्यूज़पेपर दिया जाए, है ना, और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हो बहुत बड़ा सा, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी और साथ के साथ समझ करके मुझे समझाना है, तो क्या आप कर सकते हैं? बहुत ही कम लोग होते हैं जो कॉम्प्रहेंशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो मार्क्स करते हैं वो यही कटने वाले होते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। अब मैंने आपको ये पेपर दिया पढ़ने के लिए इंग्लिश में, तो आप या तो केवल उसे रीड कर सकते हैं, बोल बोल कर रीड करेंगे, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त अटेंशन वहीं पे है। अगर मैं आपको बाद में दूसरा टास्क दूं कि अब आपको समझना है, तो फिर आप दूसरे फेज में क्या करोगे, उसे समझोगे, अच्छा इसका मतलब ये। लेकिन कॉम्प्रहेंशन में ये नहीं होता। कॉम्प्रहेंशन में आपको क्या करना है, रीडिंग भी करनी है और उस चीज़ को उस वक्त ही समझना है। अब वो कैसे है, वो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब RC। RC को एक दूसरे नाम से बोलूँ तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पैसेज। आपको पता है पैसेज पूछा था पेपर में, पैसेज 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीन और अनसीन। ये मैंने एक पूरी वीडियो डाल रखी है, तो आपके पेपर में अनसीन पैसेज आता है। क्या आता है? अनसीन। सीन तो आता ही नहीं है, सीन मतलब जो देखा हुआ, अनसीन मतलब जो देखा ना हुआ। अब जैसे कि पैसेज आ गया था, देखिए इतना बड़ा पैसेज, एक में एग्जांपल के तौर पर आपको पता है, आपको भी ये सबसे बोरिंग पार्ट लगता है ना, कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सबसे बोरिंग लगता है कि अरे यार इतना बड़ा तो पैसेज है, इसे पढ़ा कैसे जाए। उसके बाद पढ़ने के बाद इतना टाइम तो वैसे निकल, और यहाँ केवल 15 मिनट में आपको पूरी इंग्लिश करनी है। अब देखिए जैसे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैंकिंग पे पूरा एक बहुत बड़ा सा पैसेज आ गया, जो आपको पता है आजकल आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ता है, पैसेज पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ पाते। तो उससे बचने का क्या तरीका है और आपको क्या करना चाहिए, राइट अप्रोच, तो मैं इसके बारे में पूरा अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने अनसीन, हाँ वैसे मैंने बना दिया अनसीन पैसेज पे, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे। अब देखिए बैंकिंग पे एक बहुत बड़ा सा 2 पेज का आपको मतलब अच्छे से ऑनलाइन पेपर में आपको पैसेज दिए हुए हैं और उसके 5 क्वेश्चन है। इधर देखिए उसके कितने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, ABCD और E। अब इधर देखिए इसके ऑप्शन से पहला क्वेश्चन है कि भाई इस पैसेज का सुटेबल टाइटल बताओ। आप अटक गए क्योंकि आपने तो बस केवल उसको पढ़ा है, समझा तो है ही। या आप कुछ स्टूडेंट क्या करता है यार, यहाँ से यहाँ तक है ना,
सेकंड का ऑप्शन है यहाँ दिख गया कोई वर्ड यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वो पेपर नहीं है ना कि 10वीं 12वीं में आपने बस यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट करके लिख दिया। अब आपको टू द पॉइंट आंसर बताना है कि इन चारों में से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको ये नहीं करना है, ये मैचिंग करना आपको छोड़ना है। सबसे पहले मैचिंग नहीं करना है कि भाई यहाँ से मैच हो रहा है यहाँ से नहीं करना है। आपको राइट अप्रोच इसके लिए क्या करनी है, जो 5। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से सही है, फिर आप गए, आपको पहला तो पता ही नहीं था, टाइटल ये भी नहीं पता। थर्ड ऑप्शन आ गया इनमें से कौन सा गलत है, थर्ड क्वेश्चन आपका इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी गलत है, फिर नहीं पता आपको। फिर चौथा क्वेश्चन आपकी पेपर में आ गया कि एक इसके अंदर एक वर्ड है इम्पेड है ना, एक वर्ड आया हुआ इम्पेड, उसका सिनोनिम क्या होगा, आता है ना ऐसा क्वेश्चन। ऐसे मैंने मान लिया 4th नंबर पे ऐसे क्वेश्चन है, इम्पेड का सिनोनिम वर्ड क्या होगा, फिर आप फंस गए जब आपको इम्पेड का मतलब ही नहीं पता तो कैसे। पांचवा क्वेश्चन होता है कि जैसे बैंकिंग में, कि भाई बैंकिंग में जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैं बोल रहा हूँ SLR क्या है, SLR कितने % रखी गई है, तो आपको पता है आंकड़े तो दूर से ही दिख जाते हैं, 6%, 7%, 10%, या कोई डेट आ गई ये भाई वो किंग कब मरा, मतलब जो भी उसकी डेथ कभी 1970 में या जो भी तो वो चीज़ें तो आपको लगता है यार कर दी, बहुत अच्छा लगा आपको ना, और आपने 5 क्वेश्चन देख करके हाँ मैंने तो ये कर, लेकिन आप ये बताओ बाकी 4 तो गलत हो गए क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था पहले पूरा पैसेज। अब होगा क्या, जब आपने एक क्वेश्चन किया 4 गलत तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव पे आपको पता है मार्क्स कटते हैं। आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए था, देखिए सबसे पहले आपको 2 मिनट के अंदर, सबसे पहले जैसे ही आपकी स्क्रीन पे ये पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, आपको इन 5 क्वेश्चन को रफली गो थ्रू करना है, जल्दी से दोहराना है, और उस टाइम आपको माइंड भी लगाना है, उस पर सोचना भी है और रीडिंग भी करनी है कि क्या पूछ रहा है वो। फिर उसके बाद आपको 2 मिनट के बाद आपको कहाँ, अच्छा जब आप उस टाइप से करो होते ना मैचिंग ये वो खेलो, तो तब आप पूरे पैसेज में आप कम से कम 10 मिनट लगाते तो तब भी आपके क्वेश्चन नहीं होते और गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक राइट अप्रोच बता रहा हूँ, 2 मिनट आप इसे दो, फिर 2 मिनट आप पढ़ने में लगाओ, इसे पढ़ने में लगाओ। अब आप बोलोगे इतना बड़ा पैसेज है सर 2 मिनट में तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, आपको करना है। इसे बोलते हैं रीडिंग हैबिट, इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़े या नहीं पढ़े, या ऊपर से रूल रट के आ गए और आप इंग्लिश का पेपर, नहीं ऐसे नहीं होना है। आपको रीडिंग हैबिट तो डालनी है, चाहे आप नोवेल पढ़ो चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जल्दी से चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि जब आपको 2 मिनट यहाँ मिल गए और आपने 2 मिनट में जल्दी पैसेज को पढ़ लिया तो कितना होगा 4 मिनट। अभी आपके क्वेश्चन, अब जब आप इस पैसेज को पढ़ रहे होगे ना 2 मिनट के अंदर, और आपके माइंड में सारे 5 क्वेश्चन भी होंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन ना वैसे स्ट्राइक कर जाएंगे आपके माइंड में कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पढ़ा था, इसका आंसर ये। बचे बाकी 2 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन बचे, आप क्या करो दोबारा से 2 मिनट 1 मिनट या 2 मिनट लगाओ और दोबारा से इस पैसेज को पढ़ो, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ता है बार बार। ऐसा नहीं कि आपने मैचिंग कर लिया और वहाँ से आंसर निकाल लिया, वो ज़्यादातर अप्रोच गलत ही होती है। बाकी आप मेरी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने अनसीन पैसेज डाल रखा है कि कैसे कराना, और एक पैसेज भी मैंने अच्छे से कराया हुआ है। चलिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS क्या होते हैं। PQRS मतलब रीअरेंज करना सेंटेंसेस को, जैसे आपको 4 पहले P ऑप्शन दिया जाता है, PQRS है ना, ऐसे दिया जाता है। अब वो बोलता है कि भाई इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अच्छा आपने 10th में पढ़े होंगे, 9th में, 7th जो भी क्लासेस में अकेडमिक में पढ़ा होगा कि अरेंजमेंट आता था वर्ड्स का आगे पीछे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है, याद रखना सेंटेंस का रीअरेंजमेंट। और याद रखना ये जो सेंटेंस है 2-2 लाइनों के होते हैं, 3-3 लाइनों के, 2-2 लाइनों के, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आप कर पाओगे। अगर आपने पढ़ा और समझा नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। फिर आपसे वो ऑप्शन पूछता है क्या ये PRSQ सही है, या B ऑप्शन QRSP सही है, या C ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन देता है कौन सा सही है। फिर वो प्रॉब्लम होने वाली है आपको। फिर से बता रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं वो पोर्शन, और वो तभी सही होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। पढ़ने से मतलब नहीं है, याद करने से मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट, और लास्ट पॉइंट है क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट क्या होता है, देखिए बहुत ईजी है। क्लोज टेस्ट होता है कि भाई आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दिया गया है, पैसेज ये देखिए इतना बड़ा और ये ऐसे भरा हुआ है, लेकिन इसके बीच में ना इसे को फिलर्स बोलते हैं। फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं ना, जैसे यहाँ पे दे दिया A ऑप्शन, इसमें क्या आएगा, यहाँ दे दिया B ऑप्शन, इसमें क्या आएगा, यहाँ दे दिया C ऑप्शन, इसके अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ दे दिया D ऑप्शन, ऐसे दे करके, और यहाँ ऑप्शन दिए होते हैं। अब ये ज़्यादातर जो क्लोज टेस्ट है वो आपके किस पे बेस्ड होते हैं, पूरी ग्रामर पे। ग्रामर मतलब प्रिपरेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए, डिटर्मिनर्स, ये सब चीज़ें है ना, टेंसेज, एडवांसेज। तो कहने का मेरा इतना सा मतलब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग, ये इतना ईजी नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। अब इधर देखिए इतना आपने कर लिया, तो इधर देखिए मैंने पहले ग्रामर करवाया था, उसके बाद वोकैबुलरी पोर्शन करवाया, उसके बाद बदले में आपको क्या मिलता है, अगर आपकी अच्छी पकड़ ग्रामर पे है, वोकैबुलरी पे भी अच्छी पकड़ है, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन को कर पाएंगे। क्योंकि इसका बेसिकली मतलब है टू अंडरस्टैंड, आप चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, रट्टा मार के या कुछ ऐसी चीज़ें करके काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, परखोगे नहीं तो नहीं। तो ये 3 पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं आपसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ही कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है, तो मार्क्स इसमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है कि ग्रामर में और वोकैबुलरी, और फिर उसका कॉम्बिनेशन मिला करके क्या बनता है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बनता है, ठीक है।
तो आई थिंक आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें कृपया प्लीज़, है ना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। मैं बताते रहता हूँ बार बार इस चीज़ को, उन लोगों तक भेजिए जिन्हें पता नहीं है कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, शेयर कीजिए ज़रूर, है ना। बाकी आप जैसे कमेंट करेंगे भाई आपको क्या पढ़ना है, तो मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बाय बाय।